हेलो। तो लेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों ने कर लिए थे। कुछ बच्चों ने व्हाट्सएप पे जो प्रॉब्लम्स पूछी वो मैंने उनको बता दी। तो स्टार्ट करते हैं हम। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में आपके जो नीट 24 में लिखा हुआ है वो लिखा है माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। रिफ्लेक्टिंग एंड रिफ्रैक्टिंग। अब माइक्रोस्कोप लिखा है, इसका मतलब ये है कि हमें दोनों माइक्रोस्कोप इसमें पढ़ने हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है ना। टेलीस्कोप हमें पढ़ना है तो इसमें हमें एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जो है वो रिफ्रैक्शन पर बेस्ड होती है, और ये वही टेलीस्कोप है जो जनरल टेलीस्कोप होती है, जिसको अगर कुछ ना बोला जाए तो भी हम लोग टेलीस्कोप बोलते हैं। अगर सिंपल टेलीस्कोप बोला जाएगा तो भी का मतलब एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप ही रहेगा। और दूसरा होता है कैस्केरियन टेलीस्कोप। ये रिफ्लेक्शन पर बेस्ड होती है। इसका मतलब सब मिलाकर के हमें 4 इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ने हैं। जनरली जो क्वेश्चंस इसमें से आते हैं वो इनके मैग्नीफाइंग पावर क्या आते हैं कि ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, इमेज कितनी बनेगी और उसका मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा। तो स्टार्ट करते हैं हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को। ठीक है। आई जो होता है नॉर्मल या नेचुरल आई जो होती है, उसमें एक कॉन्वेक्स लेंस होता है जिसे हम ऑब्जेक्ट की इमेज देखते हैं। अगर ये आई है यहाँ पर, और इस आई से कुछ डिस्टेंस पर अगर एक ऑब्जेक्ट रखा जाता है, ये ऑब्जेक्ट जो आई के ऊपर या आई के लेंस के ऊपर जो एंगल डिस्क्राइब करता है उसे विजुअल एंगल बोलते हैं। ठीक है। तो ये h है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो tan अल्फा यानी कि h/d विजुअल एंगल कहलाता है। और अगर विजुअल एंगल की वैल्यू बढ़ जाती है तो ऑब्जेक्ट का साइज भी हमें बढ़ा हुआ मिलता है।
अब इस डिस्टेंस डी की जब हम बात करते हैं, डी अगर इनफाइनाइट होता है तो इसका मतलब हमारी जो आई होती है, यानी हमारी जो आँख होती है, रिलैक्स्ड पोजीशन पे होती है। और अगर डी 25 सेंटीमीटर होता है तो ये हमारी जो इसमें आँख होती है सबसे ज़्यादा स्ट्रेस्ड कंडीशन में होती है। और अगर डी की वैल्यू 25 से कम हो जाती है तो हमें ऑब्जेक्ट जो होता है वो क्लियरली विजुअल या विजुलाइज नहीं होता। इसका मतलब नॉर्मल आई की अगर हम बात करते हैं तो इस नॉर्मल आई की जो रेंज होती है ट्वेंटी 25 सेंटीमीटर से इनफाइनाइट तक की होती है। ठीक है। अब सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट होता है सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप जो होता है वो सिंपल एक कॉन्वेक्स या फिर कन्वर्जिंग लेंस होता है। और ये लेंस जो है ये क्या करता है, ये वही करता है, यूज्ड टू इंक्रीज विजुअल एंगल। और ये इस प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है कि ऑब्जेक्ट को अगर रखा जाए बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, यानी कि अगर ऑब्जेक्ट को किसी भी कॉन्वेक्स लेंस के ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच रखा जाता है तो लार्ज, इरेक्ट और वर्चुअल इमेज बनती है। यही इस सिंपल माइक्रोस्कोप का प्रिंसिपल होता है। तो बस सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या करना होता है, आपको एक कॉन्वेक्स लेंस होगा, और इस कॉन्वेक्स लेंस की प्रिंसिपल एक्सिस पर हम ऑब्जेक्ट को इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि ये ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में कहीं ना कहीं आ जाए। अब मैं यहाँ पे इसको सी बोल देता हूँ, ऑप्टिकल सेंटर है ये इसका, और मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट रख दिया, ये है ऑप्टिकल सेंटर और ये है फोकस। ऑब्जेक्ट को आपने यहाँ रखा है, ठीक है ना। जो रेज पैरेलल होती हैं वो सेकंड फोकस से पास होंगी, जो रेज ऑप्टिकल सेंटर से पास होती हैं वो एज इट इज बिना किसी डेविएशन के पास हो जाएंगी।
तो इस ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इरेक्ट और एनलार्ज्ड इमेज बनेगी। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट की इमेज बन जाएगी और ये इमेज जो इस आई के ऊपर एंगल बना रही होगी वो बीटा है। तो इस ट्रायंगल में tan बीटा हो जाएगा हाइट ऑफ इमेज बाय v। ये ऑब्जेक्ट है तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है u, ये इमेज है तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है v। तो tan बीटा की वैल्यू ले लें आप यहाँ पर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बाय माइनस u या फिर हाइट ऑफ इमेज बाय माइनस v। नेगेटिव साइन इसलिए क्योंकि ये लेफ्ट राइट साइड में है। इसकी मैग्नीफाइंग पावर होती है विजुअल एंगल with lens divided by visual angle without lens। तो लेंस लगाने के बाद में जो विजुअल एंगल बना है वो है बीटा और उससे पहले हुआ करता था अल्फा। बीटा की जगह आप चाहें तो रखें h ऑब्जेक्ट बाय u और इसकी जगह तो आप जानते ही हैं h बाय माइनस डी। साइन कन्वेंशन को यूज़ करके रखें तो ये भी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है तो ये बन जाएगा d बाई यू। इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि आप लेंस फार्मूला कभी भी ना भूलें। क्वेश्चन जब आता है तो उसमें आप लेंस फार्मूला तो यूज़ करें ही करें। 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ठीक है ना। अब अगर आई रिलैक्स कंडीशन में है यानी कि लेंस लगाने के बाद में हमें इमेज इनफाइनाइट पे दिख रही है तो आप जानते हैं इमेज जब इनफाइनाइट पर होती है तो u इक्वल टू फोकस के बराबर होता है। या मैं ये बोलूँ कि u की जो वैल्यू है वो तो फोकस के बराबर होती है। तो इस कंडीशन में मैग्नीफाइंग पावर हो जाएगी d/f। इसमें जो आंख है आपकी वो रिलैक्स्ड पोजीशन में रहेगी। ठीक है ना। और अगर d डिस्टेंस पे बनता है 25 सेंटीमीटर जिसे लीस्ट या फिर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन या फिर इसे ही हम मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन भी कहते हैं। इसमें आई जो है वो मैक्सिमम स्ट्रेस्ड कंडीशन में रहेगी। तो इमेज अगर डी पे बनेगी तो हम फॉर्मूला लगाएं
तो v की जगह आपने रखा यहाँ पर -d और u साइन कन्वेंशन के साथ में। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद में जो मैग्नीफाइंग पावर आएगी वो आ जाएगी d प्लस d/u करें अगर हम, तो मैग्नीफाइंग पावर इसको सॉल्व करने के बाद में d/u या फिर 1 प्लस d/f। ये मैक्सिमम है और वो मिनिमम है, वो थी d/f और ये है 1 प्लस d/f। ये तब था जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट इमेज इनफाइनाइट पे बने, और ये तब है जब इमेज लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन पर बने। क्वेश्चन कैसा आता है इसके ऊपर? फोकल लेंथ ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप is 5 centimeter. Find out the maximum and minimum magnifying power. तो मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर तो हो जाएगा 1 प्लस d/f, यानी कि 6, और मिनिमम हो जाएगा d/f और ये हो जाएगा 5। ये तब मिलेगा आपको जब इमेज बनती है इनफाइनाइट पर, और ये तब जब इमेज बनती है d मतलब कि 25 सेंटीमीटर पर। ठीक है ना? एक और क्वेश्चन देखते हैं। A man with normal near point 25 centimeter reads, एक किताब पढ़ता है, ठीक है ना, by using a magnifying lens of focal length 5 centimeter. Find out the closest and farthest distance at which he can read the book. जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि नॉर्मल आई के लिए या तो इमेज इनफाइनाइट पर बने और या इमेज 25 सेंटीमीटर पर बने। ठीक है ना? तो आपको v की 2 वैल्यू मिल गई है, आप u की भी 2 वैल्यू कैलकुलेट कर लें। लेंस का फोकल लेंथ आपको दे ही रखा है, तो 1/v माइनस 1/u
पहले केस में आपने v की जगह इनफाइनाइट रख दिया, तब तो u बराबर एफ आई जाएगा। यानी कि 5 सेंटीमीटर। सेकंड केस में आपने v की जगह -25 रखा, ठीक है ना। इसको यहाँ भेज देते हैं हम। सिक्स बाई 25 यानी कि u बराबर आ जाएगा -4.17 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो या तो वो बुक को कहाँ पे रखे, या तो वो बुक को रखे, यानी कि आदमी जो है कैन प्लेस द बुक, या तो वो बुक को रखे 5 सेंटीमीटर पर और या रखे 4.17 सेंटीमीटर पर। तो ये मिनिमम डिस्टेंस हो गया और ये मैक्सिमम डिस्टेंस हो गया। तो इस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे। सेकंड डिवाइस होती है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो होता है उसके अंदर दो लेंस मिलेंगे आपको। कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या करता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप is used to magnify the image of simple microscope। इसका मतलब सिंपल माइक्रोस्कोप के बाद में एक माइक्रोस्कोप और लगा दिया गया है, तो उसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहा गया है। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंस होंगे, ठीक है ना। पहला लेंस होगा ऑब्जेक्टिव और दूसरा होगा आई पीस। ऑब्जेक्टिव जो होगा वो ऑब्जेक्ट के पास में होगा, आई पीस जो होगा वो आई के पास में होगा। ऑब्जेक्टिव जो होता है इसमें वो स्मॉल फोकल लेंथ का होगा और आई पीस जो होता है वो बड़ी फोकल लेंथ का होता है। ठीक है। अब डायग्राम चाहे बनाए इसका चाहे ना बनाए, समझा देता हूं मैं आपको। दो लेंस है इसमें, दोनों कॉन्वेक्स हैं। ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं कि इसकी इसकी इमेज हमें, मतलब पहले ये जो ऑब्जेक्टिव होता है
इसको इस तरह से हम एडजस्ट करते हैं कि ये ऑब्जेक्टिव, इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो इसके फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं बनाए, ठीक है ना। जैसे ये एफ ई है तो ये यहाँ पे कहीं इमेज बनाए, तो अगर ये ओ है तो यहाँ पर इमेज बने I1। अब ये I1 इमेज जो बनेगी वो इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी जो इसके फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है, ठीक है ना। तो ये इसकी इमेज बनाएगा और वो इसके हिसाब से तो इरेक्ट होगी, लेकिन ऑब्जेक्ट के हिसाब से वो इन्वर्ट होगी। कैसे होगी वो ज़रा देख लेते हैं हम यहाँ पर। सबसे पहले हमने ये ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पर, ये इसकी इमेज आ गई है। यहाँ से पास हो रही है, ठीक है ना। अब ये इमेज जो बना है यहाँ पे इसके फोकस से पास हुआ, ये एफ ओ इनफाइनाइट था, इसका फोकस यहाँ पे कहीं है, ये फोकस है ऑब्जेक्टिव का, ऑब्जेक्टिव छोटा लेंस है। पैरेलल लाइंस इसके फोकस से पास हुई, ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली लाइंस विदाउट एनी डेविएशन चली गई। अब ये जो इमेज बनी है I1, ये किसने बनाई है, ये ऑब्जेक्टिव ने बनाई है। तो वास्तव में देखा जाए तो ये रियल है, इन्वर्टेड है और लार्ज भी है ना। इस कंडीशन में हमें लार्ज दिख रही है। अब क्या होता है, ये जो इमेज है ये इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, तो फाइनल इमेज जो आएगी इसकी, वो ये बनेगी। तो ये फाइनल इमेज बनी है, जो I1 के हिसाब से तो इरेक्ट है, पर ऑब्जेक्ट के हिसाब से देखा जाए तो ये इन्वर्टेड है, ठीक है ना। ये ऑब्जेक्ट का वर्क कर रहा है, इसलिए यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा UE, और यही पॉइंट इस लेंस के लिए इमेज का है, तो ये हो जाएगा VO। तो लेंस के बीच का जो डिस्टेंस मिल रहा है आपको यहाँ पर, वो VO प्लस UE तो है ही, ठीक है ना। इसके अंदर कंपाउंड माइक्रोस्कोप में टोटल मैग्निफिकेशन या टोटल मैग्नीफाइंग पावर जो होती है, टोटल मैग्नीफाइंग पावर वो बराबर होती है
लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस मल्टीप्लाई बाय एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ आई लेंस, यानी कि इसकी मैग्नीफाइंग पावर होती है MO इंटू ME। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद ही करने पड़ेंगे। ठीक है ना। केस 1, अगर फाइनल इमेज इज एट इनफाइनाइट। वैसे अगर आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, लीनियर मैग्निफिकेशन का मतलब तो आपको पता ही है, VO बाई UO, और जो हम लोग ले रहे थे ना tan बीटा बाई tan अल्फा, या फिर बीटा बाई अल्फा, जिसको हम लोग D बाई UE से सॉल्व कर रहे थे, ये होता है एंगुलर मैग्निफिकेशन। तो जब ऑब्जेक्ट को आप इनफाइनाइट पे रखेंगे तो आप ऐसा करें कि VO बाई UO तो ऐसा कैसा रहेगा ही रहेगा, फाइनल इमेज इनफाइनाइट पे बनेगी तो 1 बाई BE माइनस 1 बाई UE इक्वल टू 1 बाई FE में VE की जगह आप इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट रख दीजिए। तो UE बराबर आ जाएगा FE, है ना। UE बराबर आ जाएगा FE, तो ये मैग्नीफाइंग पावर बन जाएगी VO बाई UO मल्टीप्लाई बाय D बाई FE। ये मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला आप याद रखिएगा, और ये फॉर्मूला हर बार लगेगा, क्योंकि हम तो खाली मिनिमम और मैक्सिमम कंडीशन पढ़ रहे हैं, केस तो कुछ भी आ सकता है। VO बाई UO वो क्वेश्चन में मिलेगा आपको, UO तो मिल ही जाएगा कि आपने ऑब्जेक्ट को इतनी डिस्टेंस पे रखा है, तो उससे आप VO कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है ना। इस कंडीशन में जब फाइनल इमेज -D पर होती है तो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला बन जाता है VO बाई UO 1 प्लस, ये देखिए आप, वही फॉर्मूला जो हमने सिंपल माइक्रोस्कोप में लिया था, 1 प्लस D बाई F, और D बाई F वो यहाँ पर आया है, लेकिन आई पीस के लिए आया है। ठीक है ना। लेंथ ऑफ ट्यूब की बात करते हैं इसमें, यानी दोनों लेंस के बीच की डिस्टेंस, तो UE बराबर FE है यहाँ पर, तो लेंथ ऑफ ट्यूब बन जाएगी VO प्लस UE, या VO प्लस FE, और यहाँ पर लेंथ ऑफ ट्यूब बन जाएगी जो फाइनल डिस्टेंस इनफाइनाइट पर है ना। जब फाइनल डिस्टेंस इनफाइनाइट पर है तो VO प्लस FE, अदरवाइज VO प्लस UE तो है। 1 बाई BE माइनस 1 बाई UE 1 बाई FE आप यहाँ लगाएंगे, और V की जगह ये वैल्यू रख देंगे। FE आपको पता ही होगा, UE आ जाएगा, उसको यहाँ रख देंगे, तो आपको लेंथ ऑफ ट्यूब मिल जाएगी। ठीक है ना। क्वेश्चंस करेंगे हम इसके, पहले इंस्ट्रूमेंट्स कंप्लीट कर लेते हैं। थर्ड है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। इसमें भी 2 लेंस होते हैं,
वही के वही होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव और एक आई पीस। इसके अंदर जो ऑब्जेक्टिव होता है ये लार्ज फोकल लेंथ का होता है, और आई पीस जो होता है ये इसमें स्मॉलर फोकल लेंथ का होता है। टेलीस्कोप is used to view the objects which are, which are at very large distance। जो बहुत डिस्टेंस पर होते हैं उन्हें देखने के लिए हम टेलीस्कोप यूज़ करते हैं। इसका मतलब इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट होता है इन जनरल, ये ऑब्जेक्टिव लेंस होगा और ये आई पीस होगा। यू ओ जो होगा उसको हम इनफाइनाइट लेंगे जनरल, अदरवाइज जो क्वेश्चन में दे रखा होगा हम उसको ले लेंगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब अगर हम इन जनरल केस लेते हैं तो इनफाइनाइट रेज आएंगी जो ऑब्जेक्टिव पर आएंगी। तो फर्स्ट इमेज जो बनेगी वो एफ ओ पर बन जाएगी, और ये इमेज ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करेगी आई पीस के लिए। इस इमेज को हम एडजस्ट करेंगे बिटवीन एफ ई एंड सी ई, ऑप्टिकल सेंटर और उसके बीच में। तो फाइनल इमेज जो होगी वो वर्चुअल इरेक्ट फॉर I1, I1 के हिसाब से वो इरेक्ट होगी और लार्ज भी होगी। लेकिन कॉमन सेंस की बात है, ऑब्जेक्ट से तो छोटी ही होगी, क्योंकि हम तो I1 की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो I1 इमेज है यही तो आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट बना है, ठीक है ना। टेलीस्कोप का सिंपल फार्मूला होता है टेलीस्कोप के मैग्नीफाइंग पावर का। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप tan बीटा बाय tan अल्फा, जिसको आप चाहें तो बीटा बाय अल्फा भी कहते हैं, यानी कि एंगुलर मैग्नीफाइंग पावर है ये। और ये एंगुलर मैग्नीफाइंग पावर जो होती है टेलीस्कोप के लिए वो होती है माइनस एफ ओ बाई यू ई। जब आप फॉर्मूला यूज करते हैं आई पीस के लिए तो 1 बाय बी ई माइनस 1 बाय यू ई इक्वल टू 1 बाय एफ ई। वी ओ जो होता है यानी कि ऑब्जेक्टिव की जो इमेज होती है वो तो एफ ओ पर होती ही है, और इससे आप एडजस्ट कर सकते हैं डिस्टेंस को। तो वी की वैल्यू इसमें रखेंगे आप कि आप कहाँ चाहते हैं कि इमेज बने। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखिए,
अगर ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, जनरल केस की अगर बात करें तो आप यूओ को इनफाइनाइट लेंगे, जिससे इसकी इमेज जो बनेगी यहाँ पर फोकस पे बनेगी। तो वी ओ जो आएगा यहाँ पर वो तो कितना हो जाएगा, एफ ओ हो जाएगा। अब यहाँ पर ये कौन है, आई पीस, इसका फोकस यहाँ पर होगा, ठीक है ना। तो या तो आपको ये डिस्टेंस दे रखी होगी जिसमें से आप ये वाला डिस्टेंस माइनस करके और ये डिस्टेंस ला सकते हैं, जो कि बन जाएगा आपका यू ई। तो उससे आप अगर यू ई आपको नोन है तो आप वी ई कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टैंडर्ड केस में तो हम वी ई को ही मान के चलते हैं, जैसे कि अगर हमने ये मान लिया कि फाइनल इमेज इनफाइनाइट पे बनी है, इसका मतलब वी ई इनफाइनाइट हो जाएगा। तो आप यू ई को कैलकुलेट कर लेंगे, जो कि एफ ई के बराबर आएगा। तो इस कंडीशन में मैग्नीफाइंग पावर हो जाएगी एफ ओ बाई एफ ई। ये आपको पता लग गया कि ये एफ ई के बराबर है, तो लेंथ ऑफ ट्यूब हो जाएगी यहाँ पर एफ ओ प्लस एफ ई, और यही कॉमन एडजस्टमेंट भी होता है। अगर फाइनल इमेज बनती है डी पर, ठीक है ना, तो मैग्नीफाइंग पावर हो जाती है एफ ओ बाई एफ ई 1 प्लस एफ ई बाई डी। आपको कुछ भी नहीं करना होता है मैग्नीफाइंग पावर का, आप एक तो ये फॉर्मूला याद रखें, बाकी आपको क्वेश्चन के हिसाब से मिल जाएगा। ये दो स्टैंडर्ड केस हैं जिसमें एक बार इमेज बनती है इनफाइनाइट पर और एक बार बनती है लीस्ट डिस्ट्रीब्यूशन पर, तो मैग्नीफाइंग पावर ये आता है। ये मोस्ट कॉमन है, जब तक कुछ ना कहा जाएगा तो कॉमन एडजस्टमेंट को हम लेके चलेंगे, ठीक है। कैसेग्रेन्स टेलीस्कोप जो होता है, इसके अंदर पैराबोलिक कर्व्ड मिरर होगा, ठीक है। और ये ऑब्जेक्टिव की तरह, यानी कि ऑब्जेक्टिव में कॉन्वेक्स लेंस की जगह हम पैराबोलिक कर्व्ड मिरर यूज करेंगे। और एक दूसरा मिरर जो होता है जिसे सेकेंडरी मिरर कहते हैं, दो मिरर होंगे इसमें। सेकेंडरी मिरर जो होता है वो कॉन्वेक्स इलिप्टिकल मिरर होता है, कॉन्वेक्स इलिप्टिकल मिरर। इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर हम सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास लगा देते हैं।
अब इनफाइनाइट से जो रेज आती हैं वो यहाँ पर ये मिरर है, जिसे ऑब्जेक्टिव मिरर बोल रहे हैं हम। यहाँ पर पैराबोलिकल शेप होता है इसका, कॉनकेव मिरर है ये। इनफाइनाइट से आने वाली रेज जो इसके फोकस की तरफ रिफ्लेक्ट होती, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले ही यहाँ पर एक कॉन्वेक्स मिरर लगा दिया जाता है, जिसे हम सेकेंडरी मिरर बोल रहे हैं। ये सेकेंडरी मिरर है। ये ऑब्जेक्टिव का हो गया फोकल लेंथ। तो लाइट रेज इससे रिफ्लेक्ट होकर इस F2 पर फोकस होती है, जो इसका फोकस है सेकेंडरी। और फाइनली ये रेज पैरेलल होकर के एग्जिट हो जाती हैं। तो ये इसका फोकस हो गया इसका, और ये ऑब्जेक्टिव का फोकस है। तो इस तरह से ये रेज आती है यहाँ पर। इसको आईपीस कहते हैं। तो इसको मैं FE कह देता हूँ, ये ऑब्जेक्टिव है। तो आईपीस तो यहाँ पर जो होता है वो कॉन्वेक्स लेंस ही होता है। मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला इसका भी वही है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। ठीक है। तो ये 4 इंस्ट्रूमेंट हैं जिनके बारे में आप डिटेल में पढ़िएगा। और इसका फॉर्मूला अगर आएगा, इसका जो क्वेश्चन आएगा, तो इसमें बस इसी तरह से पूछा जाता है कि कौन कौन से मिरर हैं। 2 इसमें मिरर हैं, M1 और M2, और एक इसमें आईपीस लेंस है। ठीक है। इस लेंस को हम इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि ये जो लेंस होता है M2 जो लेंस है, और सॉरी मिरर जो है M2 मिरर, वो इस तरह से एडजस्ट होता है कि ये लाइट को जो कहाँ से आ रही थी, M1 से आ रही थी, उनको फोकस करेगा FE पर। तो ये भी ऑप्टिक्स का एक वो केस है जिसमें इनफाइनाइट यानी कि पैरेलल रेज आती हैं और पैरेलल रेज ही
एग्जिट होती हैं, लेकिन इसमें 2 मिरर और 1 लेंस यूज़ में आता है। तो ये इंस्ट्रूमेंट्स थे, इनको आप पढ़िएगा और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कीजिएगा जो मैंने आपको डीपीपी में दिए हैं। इसको हम कल डिस्कस करेंगे और साथ में हम पढ़ेंगे इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन। तो 12th का कोर्स ख़त्म हो जाएगा और 11th में जो टॉपिक बचा था फ्लूइड मैकेनिक्स, उसको हम पढ़ेंगे और फिर हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।